ऐसे आदमी की तान छेड़ी है जिसके बारे में या जिसके दिमाग के बारे में या जिसके व्यवहार के बारे में कब कौन सी जगह पर क्या बोल दे कोई ठिकाना नहीं। कल रात को मैं जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनके विषय में कुछ चीजें पढ़ रहा था। और जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, शी जिनपिंग हैं, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। और वो सिमिलैरिटीज ये हैं कि ऐसा व्यक्ति सबसे पहले चिरकाल तक सत्ता पर काबिज रहने की भावना रखता है, क्योंकि वो काबिज उसको रखना है, इसलिए उसको जो चीजें कही जा रही हैं उसके नॉर्म्स समझ नहीं आते। जैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ा करते थे कि भाई फैक्ट्री प्रोडक्शन हाउस वहां लगाओ जहां लेबर आसानी से मिल जाए, क्योंकि देश में जब C2 वगैरह की यूनियन हुआ करती थी तो ये समस्या रहती। अब हमने देखा कि कुक साहब जो है उनको लगा कि भाई चाइना के अंदर लेबर सस्ती है, चाइना में सस्ता माल बन सकता है, तो वो चाइना चले गए। और कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद उनको लगा कि भाई हिंदुस्तान में भी ये बात हो सकती है, तो वो हिंदुस्तान आए और उन्होंने कई फैक्ट्रियां लगाई और उन्होंने एक्सपेंशन की, ट्रम्प साहब की घोषणा के पहले उन्होंने एक्सपेंशन की घोषणा कर दी। अब ये ट्रम्प साहब को नहीं समझ में आ रहा कि अगर कुक साहब अगर अपना सारा प्रोडक्शन जो अमेरिका में बिकेगा, अगर वो सारा बनाना शुरू कर दें तो इटसेल्फ जो आईफोन है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब क्योंकि जिद है कि मेरे यहां बनाओ और मेरे यहां ही खाओ, ये तो बिल्कुल ऐसी किचन उन्होंने खोल ली है कि भाई मेरे यहां भंडारा लगा हुआ है, आपको आना पड़ेगा और खुद बनाना पड़ेगा। परंतु कुक साहब को यह लगता है कि नहीं, हिंदुस्तान सस्ता देश है, यहाँ लेबर मिल जाती है, यहाँ और प्रॉब्लम्स नहीं है, गवर्नमेंट की बहुत सारी इस तरह की स्कीम्स हैं जिसमें मुझे सुविधा रहती है। अब उन्होंने बहुत पहले भी कहा था कि मैंने टिम कुक को सूचित कर दिया था जो आईफोन अमेरिका में बेचे जाएंगे वो अमेरिका में निर्मित किए जाएंगे, ना कि भारत में। अब यह भारत की चिढ़ क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि उन्होंने मोदी साहब को भांप लिया था कि ये व्यक्ति गले लगने वाला है और चापलूसी में मेरे जैसा माहिर आदमी है, भले ही पढ़ा लिखा ना हो। अब वो हुआ क्या, उसका नतीजा ये निकला कि जब हम बड़बोले हो जाते हैं ना तो हम एक्सपोज हो जाते हैं, हमने अपनी क्वालिटीज एक्सपोज कर दी। अब ये बात ट्रम्प साहब को पता होगी या हमारे मोदी साहब को पता होगी कौन सी नस उन्होंने दबा रखी है, क्योंकि जो 8 बार उन्होंने सिर्फ मोदी साहब की बेइज्जती नहीं की बल्कि भारत की भी इसमें सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, और उनको पता नहीं चल रहा कि मैं बोल क्या रहा, कर क्या रहा हूं। बीच में एक ऐसा दौर आया जब ये 90 दिन के लिए एक्सटेंशन दी गई टैरिफ में, बीच में एक ऐसा दौर आया कि रात को सूचना मिलती थी ट्रम्प साहब ने टैरिफ बढ़ाया, सुबह सूचना मिलती थी जी जिनपिंग ने बढ़ा दिया टैरिफ। तो ये जो गला काट प्रतियोगिता हो रही है ना 5-7 देशों में, और उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें ये भी है कि मैं कब तक बना रहूंगा। तो ये वाली जो बात उन्होंने कही, जो आपने कहा कि ओवल में कही गई, उन्होंने कहा मुझे टिम कुक के साथ थोड़ी परेशानी है। और परेशानी क्या है कि वो बना नहीं रहे, उनकी बात को मान नहीं रहे। बल्कि उन्होंने सुबेरे कहा और टिम कुक ने शाम को कह दिया कि मैं हिंदुस्तान में अपना प्रोडक्शन बंद नहीं करने वाला। अब देखो, भारत ने तो उनको रिक्वेस्ट नहीं की थी, वो ऑलरेडी प्लान्ड है, उनका एक्सपेंशन ऑलरेडी फिक्स है, अब उसमें बैकआउट हो जाना। अब ट्रम्प साहब नहीं समझ रहे, वो तो कह रहे हैं मैं तो 25% टैरिफ लगाऊंगा। तो भाई साहब आपके यहाँ तो वैसे ही 30-35% कॉस्ट बढ़ जाने वाली है,
25% अगर आप टैरिफ लगा भी दें तो एप्पल तब भी फायदे में होगा। दरअसल बात क्या है, उनको मेड इन इंडिया, असेंबल्ड इन इंडिया पसंद नहीं है। क्योंकि मोदी साहब ने जब वो गए अमेरिका में, उनसे भेंट नहीं की थी, क्योंकि उनके जीतने की गुंजाइश नहीं थी, जीतने की संभावनाएं कम थी। और मोदी साहब भी हटीले आदमी हैं, उन्होंने कहा झेल लेंगे इनको, देखी जाएगी। ऐसी असेसमेंट एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की, ये मुझे लगता है कि विदेश नीति को फेल करने वाली बात। मोदी साहब शायद उस समय समझ नहीं पाए कि विदेश नीति होती क्या है। दरअसल बात यह है कि जब हम एक तरफ झुकाव कर लेते हैं कि वो तो हिंदुस्तानी हैं, वो तो जीत जाएंगे, और हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि वो हार भी सकते हैं। आपने ऋषि सुनक के बारे में, जब वो जीत गए तो इंग्लैंड में कौन सा ऐसा वो चेंज ले आए, मेरी समझ से बाहर है। और आज दुनिया के बड़े नेताओं में उनका स्थान कहां पर है, वो भी मेरी समझ से बाहर है। तो मेरा मानना यह है कि जब आप संयम से, सहनशीलता से और बातों को विदेश नीति में नपे तुले शब्दों में नहीं कहते, तो विदेश नीति में कोई ना कोई देश ऐसा आएगा जो आपको उधेड़ देगा। और ये बात बिल्कुल सच है। आपने 2-3 प्रोग्राम किए थे, मैं भी शामिल था उसमें, जब कनाडा के विषय में बातें आई थी, और ये 5 यार इकट्ठे हो गए थे, जिनमें कनाडा भी था, इंग्लैंड भी था। अब होता क्या है, मोदी साहब को विदेश नीति, सच्ची बात यह है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं दिनेश सर, कि वाकई में इनको विदेश नीति का ABC भी नहीं आता। उसका परिणाम यह है कि हमने 26 आदमी जो निहत्थे थे, उनको गंवाने के बाद भी हमारे मोदी साहब उनके घरों में सांत्वना देने नहीं जाते। तुर्रा उस पर होता क्या है, देखो आपने एक बार कहा था कि एवरीबॉडी इज वॉचिंग एवरीबॉडी, हर आदमी देख रहा है एक दूसरे को। हम करनाल की उस बेटी को भी देख रहे हैं, और हम जो जासूस है मल्होत्रा, उसको भी देख रहे हैं। हम उस बेटी को भी देख रहे हैं जिसका नाम कुरैशी है, और संसार विजय शाह को भी देख रहा है। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्वयं की इतने निचले स्तर पर जा चुकी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अमेरिका को, हिंदुस्तान को दुत्कारने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सवेरे ट्रंप साहब कुछ और कहते हैं और शाम को हथकड़ी लगाकर, सर बड़ा शर्मनाक है ये। हमारे भारतीय भाइयों को, बहनों को भेज दिया जाता है, उसमें हमारी महिलाएं भी हैं जिनको टॉयलेट जाना होता है, और उन्होंने अपनी त्रासदी बताई कि हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां थी, घसीट कर वो गए। परंतु हमें शर्म नहीं आती, हम शर्मसार होते नहीं है। हम सिर्फ धन को, जब पूंजीवाद को अपना बाप बना लेते हैं, तो हम इस प्रकार की सोच को रखना शुरू कर देते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को भूल जाते हैं। आज राहुल गांधी ने वहां जाकर मल्लम लगाने की पुंछ में कोशिश की है, और वो करनाल भी गए थे। वो हर उस जगह, वहां पर एक पुंछ में व्यक्ति कहता सुना गया है कि राहुल गांधी हर उस जगह पर जाएंगे जहां पर जख्म होंगे। मोदी साहब कहते हैं मेरी रगों में तो सिंदूर दौड़ रहा है। तो साहब 67-68 में जब शादी हुई थी और मांग भरी हुई, हमारी जसोदा आपके सामने खड़ी थी, तो नजदीक में आपको सिंदूर दिखाई नहीं दिया था। हालांकि ये बात निजता में है, परंतु जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपकी हर बात को नोट किया जाता है। आज अगर अमेरिका भारत को दबा रहा है तो उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। हम वहां पर जाकर नमस्ते ट्रंप करते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार, गले में पड़ जाते हैं, दोस्त मान लेते हैं, परंतु क्या वो दोस्त टिक पाएगा? और ये दोस्ती का बेसिस क्या है? कहीं तानाशाही तो नहीं है। और ट्रंप साहब आज भी कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार का प्रबंध कर चुका हूं। तो मेरा मानना यह है कि टिम कुक के बहाने
भारत को नीचा दिखाए जाने का एक कुचक्र चल रहा। सारे देश ऐसे हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि हमारे मोदी साहब जो हैं उनको फेस नहीं कर पा रहे। उनकी नीति जो विदेश की है, बल्कि घरेलू नीति में भी वो फेल है। अगर हम इतने अड़ियल हो जाएं, इतने अकड़ कर चलने लगे कि हमारे साथ कोई फोटो में आ जाए, तो वो हमें गवारा नहीं होगा। तो उस बेटी के सिर पे हाथ रखना, जो कि बहुत इमोशनल, दिनेश सर बहुत इमोशनल है वो सीन, कि मात्र 5 दिन की वो सुहागन सारी जिंदगी अपनी मांग में सिंदूर नहीं भर पाएगी, और हम ये बयान देते हैं कि मेरे रगों में गर्म सिंदूर बह रहा। क्या सोचती होगी वो बेटी? वो यही सोचती है, काश ये हमारे देश का निजाम मेरे दरवाजे पर भी खड़ा होता। इसीलिए उनके पिता ने कह दिया कि मैं अंतिम एक बात कह के समाप्त करता हूं सर, जो भी तानाशाह होगा, ये मैंने बहुत सारी चीजें स्टडी आपके कहने से भी की हैं, मैंने स्वयं भी की हैं, और ये पाया है मैंने कि जो भी तानाशाह होगा वो सबसे पहले शिक्षा पर कुठाराघात करेगा, उसके बाद बोलने की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करेगा, और उसके बाद वो ऐसा शासन तैयार करेगा जो यस सर वाला हो। आप चाहे तुर्की को पढ़ लें, रशिया को पढ़ लें, शी जिनपिंग को पढ़ लें, अमेरिका को पढ़ लें, मुझे लगता है एक ही सिक्के के 4-5 पहलू आपको नजर आ जाएंगे। ये बात ठीक है कि अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे सर्वोपरिमुख राष्ट्र है, इसलिए उसकी बात सुनी जाती है, नोटिस लिया जाता है, परंतु हम जवाब क्यों नहीं दे रहे, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। ऐसे 2 राष्ट्र, जैसे जेलेंस्की का आपने नाम लिया, अभी रामपोसा का नाम लिया, आप देखें वहां 29 साल जेल में रहने वाला व्यक्ति कौन था और जिसको राष्ट्रपति बनाया गया, भूल गए।